हेलो क्लास। बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर होने वाला है ये बेस्ड है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स के नाम से या इस बेस पे। देखिए, जब भी किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप या ऑइंटमेंट को बनाया जाता है तो हमारा एक मोटिव होता है कि हम एक ऐसी मेडिसिन बनाएं जिसमें केवल वही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर एपीआई मौजूद हो जो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करे या रोग का उपचार करे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कि कोई भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस 100% प्योर हो। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या पैकेजिंग के दौरान कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस मेडिसिन्स में मिल जाते हैं। इन्हीं अनवांटेड सब्सटेंसेस को हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। यही इम्प्योरिटीज़ बेसिकली बहुत अगर कम मात्रा में हो और फार्माकोपियल लिमिट्स के अंदर हो तो वो नॉर्मली नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर उनकी जो क्वांटिटी है, अगर वो एक पॉसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करती हैं, मेडिसिन की एफिकेसी को कम कर सकती हैं, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा सकती हैं और पेशेंट की सेफ्टी को भी अफेक्ट कर सकती हैं। यही रीज़न है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इम्प्योरिटी टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल और लिमिट टेस्ट इनको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो व्हाट इज़ इम्प्योरिटीज़? इम्प्योरिटीज़ आर अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल केमिकल सब्सटेंसेस present in a pharmaceutical substance that are different from the intended active ingredient or excipients। ठीक है, तो खैर, तो इम्प्योरिटी के बारे में हमने एक बेसिक डेफिनेशन समझ ली। तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, इम्प्योरिटीज़ आर फॉरेन मटेरियल्स एंड अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस present in pharmacopoeial substances that may arise during manufacturing, storage, transportation or handling and may affect the quality, purity, safety और efficacy of the pharmaceutical product, जिसकी मैंने भी बात किया। सपोज़ कीजिए किसी टैबलेट में केवल पैरासीटामोल होना चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसमें थोड़ी सी आयरन कंटामिनेशन आ गई, कुछ अनरिएक्टेड केमिकल्स रह गए, मॉइस्चर आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो गए, तो ये सभी इम्प्योरिटीज़ कहलाएंगे। यानी डिज़ायर्ड ड्रग प्लस अनवांटेड सब्सटेंसेस इज इक्वल टू इम्प्योर ड्रग। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रेगुलेटरी गाइडलाइंस जैसे कि ICH, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, इम्प्योरिटी क्या होता है? कोई भी कंपोनेंट ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस या फिर ड्रग प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट द केमिकल एंटिटी। ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो केमिकल एंटिटी नहीं है या केमिकल एंटिटी को डिफाइन नहीं करता एज कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या कोई स्पेसिफाइड एक्सीपिएंट है जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाए, फ़ायदा करे, तो वो हर एक चीज़ इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा फीचर के बारे में, या फिर और भी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉलो करती हैं GMP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ICH, Q3A, Q3B, Q3C और Q3D, ताकि आइडेंटिफाई करें, मॉनिटर करें और कंट्रोल करें इम्प्योरिटीज़ को थ्रू द ड्रग डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो खैर, फीचर्स की बात करें तो इम्प्योरिटीज़ की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। दे आर अनवांटेड सब्सटेंसेस। पहली चीज़, इनका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कोई थेरापेटिक रोल नहीं होता। जैसे टैबलेट में आयरन का कंटामिनेशन, कोई थेरापेटिक बेनिफिट नहीं है। ठीक है, एंड दे आर में भी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, API, फिनिश्ड डोजेज फॉर्म्स में भी। इसके अलावा इम्प्योरिटीज़ सामान्यतः बहुत कम मात्रा में होती हैं। इनकी मात्रा ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन या परसेंटेज में बेसिकली मापी जाती है। इम्प्योरिटीज़ बेसिकली ड्रग की प्योरिटी को कम कर देते हैं। प्योर ड्रग में इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी तो प्योरिटी उसकी कम हो जाएगी। दे कैन बी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सॉल्वेंट। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज़ केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करती हैं। ड्रग बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, कलर बदल जाता है, पोटेंसी कम हो जाती है। कुछ इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं
एग्जाम्पल हैवी मेटल, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, ये बॉडी में एक्यूमुलेट होकर ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं। बेसिकली इम्प्योरिटीज़ ड्रग की इफेक्टिवनेस कम कर सकती हैं, पेशेंट को पूरा थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं मिलता। इम्प्योरिटीज़ हाफ लाइफ कम करती हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस और डिकम्पोजिशन को इंक्रीज़ करती हैं, जिससे एक्सपायरी डेट जल्दी आ सकती है। इम्प्योरिटीज़ की वजह से कलर चेंज, ओडर चेंज, टेस्ट चेंज, प्रेसिपिटेशन, क्लाउडीनेस, क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। और लेबोरेटरी टेस्टिंग के टाइम इम्प्योरिटीज़ फॉल्स रिजल्ट दे सकती हैं, इसीलिए फार्माकोपिया इनकी लिमिट्स को डिसाइड करता है। सो वाइज कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज़ इम्पॉर्टेंट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इम्प्योरिटी कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर्स में से एक है। ठीक है, सबसे पहला आता है पेशेंट सेफ्टी। अगर इम्प्योरिटी टॉक्सिक है तो पेशेंट में किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, कैंसर, एलर्जी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिड्यूस द पोटेंसी ऑफ ड्रग, थेरापेटिक इफेक्टिवनेस कम कर सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज करा सकती है, एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस करा सकती है, फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकती है, उसकी दिखावट, कलर, ओडर, टेस्ट, ये सब चेंज हो सकता है, हाफ लाइफ कम हो सकती है, और लीड टू फेलर इन रेगुलेटरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे सपोज दैट मैन्युफैक्चरर ने पैरासीटामोल टैबलेट्स बनाई। अब उसके डिज़ायर्ड सब्सटेंस वो चाहता है कि पैरासीटामोल ही रहे। अब पॉसिबल इम्प्योरिटीज़ क्या है उसमें? अनरिएक्टेड स्टार्टिंग मटेरियल, बाई प्रोडक्ट आ गए कुछ सिंथेसिस के दौरान, रेसिडुअल सॉल्वेंट जैसे कि मेथनॉल या एसीटोन, हैवी मेटल, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अनवांटेड सब्सटेंस कलेक्टिवली इनको फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, एंड मस्ट रिमेन विद इन लिमिट्स स्पेसिफाइड बाय फार्माकोपियाज इन एंड ICH गाइडलाइंस। चलो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस। अब हम बात करेंगे कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं आती कहाँ से हैं। ठीक है, तो फार्माकोपियल सब्सटेंसेस आर फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, API, एक्सीपिएंट और जो भी फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं दैट कंप्लाई विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, जो ऑफिशियल फार्माकोपियाज के थ्रू रखे गए हैं, मापे गए हैं, IP, BP, USP। ठीक है, और यूरोपियन फार्माकोपिया, बहुत सारी चीज़ें। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेस, बेसिकली जो भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में फर्स्टली इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, मींस हम बात करेंगे रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत ही रॉ मटेरियल से होती है, आप समझिए चीज़। अगर रॉ मटेरियल ही प्योर नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट भी प्योर नहीं होगा। रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं जैसे कि नेचुरल कंटामिनेंट्स, प्रीवियस मैन्युफैक्चरिंग रेजिड्यू, मॉइस्चर, हैवी मेटल्स, डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें। एग्जांपल के तौर पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में आयरन की इम्प्योरिटी, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम सॉल्ट्स, प्योरीफाइड वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है कि प्योरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ड्रग स्टेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, एडिशनल केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, और पेशेंट की सेफ्टी जो है ये भी ओवरऑल अकर हो सकती है। एंड दैट्स इट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगला है इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैनी इम्प्योरिटीज़ आर जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जैसे कि मिक्सिंग, हीटिंग, ड्राइंग, ग्रैनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग। हर स्टेप बेसिकली कंटामिनेशन रिड्यूस कर सकता है या इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे से डस्ट कंटामिनेशन, मिक्स अप बैचेस, लुब्रिकेंट कंटामिनेशन, मशीन ऑयल, ग्रीस,
ऑपरेटर कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन। तो इसकी वजह से क्वालिटी, पोटेंसी और ये सब चीज़ें कम हो जाती है, कंटामिनेशन या रेगुलेटरी फेलियर के चांसेस। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम इक्विपमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। देखो, ड्रग सिंथेसिस में सॉल्वेंट्स का यूज़ बेसिकली रिएक्शन कराने के लिए ही किया जाता है। रिएक्शन कंप्लीट होने पर सॉल्वेंट पूरी तरीके से रिमूव हो जाना चाहिए। अगर सॉल्वेंट बच जाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉल्वेंट। तो कॉमन रेजिडुअल सॉल्वेंट जैसे कि मेथनॉल, बेंजीन, टॉलुइन, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, हेक्सेन। ठीक है। तो ये क्यों हार्मफुल हैं? कुछ सॉल्वेंट्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, कुछ लीवर डैमेज करते हैं, कुछ किडनी टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, कुछ सीएनएस डिप्रेशन कराते हैं। तो ओवरऑल टॉक्सिसिटी, बैड ओडर या टेस्ट चेंजेस बेसिकली, या पेशेंट रिस्क, ये सारे इफ़ेक्ट्स चीज़ें दे सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिएजेंट्स एंड कैटालिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग सिंथेसिस। केमिकल सिंथेसिस के टाइम पे कई रिएजेंट्स और कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। अगर रिएक्शन के बाद इन्हें पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया गया तो ये भी इम्प्योरिटी बन जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये सारी चीज़ें। कैटलिस्ट का एग्जांपल जैसे कि निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, आयरन। तो ये क्या करते हैं, ये हैवी मेटल टॉक्सिसिटी या साइड रिएक्शंस या ड्रग इंस्टेबिलिटी, प्योरिटी को कम करना, ये सारी चीज़ें बेसिकली करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली अगर केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से नहीं होती तो अनट्रीटेड या अनरिएक्टेड जो रिएक्टेंट्स हैं ये फाइनल प्रोडक्ट में रह जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, सिंथेसिस में 95% बेसिकली रिएक्शन हुई, 5% स्टार्टिंग मटेरियल बच गया, तो यही इम्प्योरिटी है। अब जैसे कि एसे को रिड्यूस कर सकता है, प्योरिटी को कम कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड टॉक्सिसिटी, पुअर थेरापेटिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें। बाई प्रोडक्ट्स और साइड रिएक्शन प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शंस हमेशा 100% डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं देती, कई बार अनवांटेड रिएक्शंस भी साथ में हो जाती हैं। इनसे बाई प्रोडक्ट्स और साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स या रिडक्शन प्रोडक्ट्स, पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट्स, आइसोमर्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो इफ़ेक्ट्स के तौर पे कलर चेंजेस आना या फिर पोटेंसी लॉस होना, टॉक्सिसिटी एंड स्टेबिलिटी रिडक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के टाइम भी ड्रग डिग्रेड हो सकती है, जैसे कि हीट, लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, टाइम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन की बात करें या कॉमन डिग्रेडेशन रिएक्शंस की बात करें तो इसमें हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, फोटोलाइसिस, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, रेसमाइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, बहुत कुछ। इस वजह से भी पोटेंसी डिक्रीज़ हो सकती है, कलर चेंजेस आ सकते हैं, बैड ओडर हो सकती है एंड टॉक्सिक डीजनरेशन प्रोडक्ट्स बेसिकली हो सकते हैं। साइड शेल्फ लाइफ भी कम हो सकती है। ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में एंटर कर सकते हैं, यही अगर असेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन ना किया जाए। अब
सोर्सेज क्या होते हैं जैसे कि वाटर, एयर, वर्कर्स, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. एंड microbial contamination is particularly important in injectable preparations, ophthalmic preparations, oral liquids, creams, ointments, ये सारी चीज़ें. एंड खैर, तो ये सारी चीज़ें कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगाई है, यीस्ट, मोल्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एंडोटॉक्सिन्स वगैरह. ये क्या करती हैं, ये इनके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट स्पॉयलेज, बैड स्मेल, गैस फॉर्मेशन, डिसकलरेशन, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाना, शेल्फ लाइफ कम हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनसे. इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट भी इम्प्योरिटीज़ का एक बड़ा सोर्स है. सोर्स जैसे कि डस्ट, स्मोक, एयरबॉर्न पार्टिकल, पॉलन, इंसेक्ट्स, ह्यूमिडिटी, एयर पॉल्यूशन इफ़ेक्ट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें. तो इफ़ेक्ट इसमें क्या आएगा, जैसे कि फिज़िकल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, प्रोडक्ट रिजेक्शन, पुअर क्वालिटी वगैरह, काफ़ी चीज़ें इसमें हो सकती हैं. तो नेक्स्ट बात करेंगे कंटामिनेशन फ्रॉम इक्विपमेंट. मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स अगर ठीक प्रकार से क्लीन ना हो और मेंटेन नहीं हो तो वे इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस कर सकती हैं. एग्जांपल के तौर पे मशीन ऑयल, ग्रीस, रस्ट वगैरह, ठीक है. तो इफ़ेक्ट्स में क्या आएगा, जैसे कि हैवी मेटल कंटामिनेशन, फिज़िकल इम्प्योरिटीज़, प्योरिटी कम हो जाना, पेशेंट का रिस्क बढ़ जाना, ठीक है. ओके, नेक्स्ट है 11 कंटामिनेशन फ्रॉम कंटेनर्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स. बेसिकली पैकेजिंग मटेरियल्स भी इम्प्योरिटीज़ का सोर्स हो सकते हैं. एग्जांपल की ग्लास पार्टिकल्स जैसे कि रबर फ्रेगमेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, मेटल आयन, इंक माइग्रेशन, एडेसिव, मॉइस्चर इंग्रेस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. तो अब इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे इनमें कि केमिकल कंटामिनेशन, फिज़िकल कंटामिनेशन, ड्रग डिग्रेडेशन या स्टेबिलिटी कम हो जाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है. नेक्स्ट है एरर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन हैंडलिंग. देखो, ह्यूमन एरर्स, मानव त्रुटियाँ. ह्यूमन एरर्स फार्मास्यूटिकल कंटामिनेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे रॉन्ग वेइंग इंग्रेडिएंट, ठीक से मिक्स नहीं किया, ठीक से क्लीन नहीं किया, लेबलिंग ठीक से नहीं हुई, बैच मिक्सअप, इम्प्रॉपर स्टोरेज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो ना करना, एंड पुअर पर्सनल हाइजीन, टच कंटामिनेशन, गाउन ठीक से नहीं पहना है, क्रॉस कंटामिनेशन ड्यू टू नेग्लिजेंस, बहुत सारी चीज़. इस वजह से क्या होता है, रॉन्ग ड्रग स्ट्रेंथ, एफिकेसी कम हो जाना, पेशेंट सेफ्टी हैजार्ड, रेगुलरली नॉन कॉम्प्लियंस, बैच रिजेक्ट हो जाना, प्रोडक्ट को रिकॉल करवा लेना, एंड इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हो सकता है, बहुत कुछ है इसमें. तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इनको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम ऐसे एरर्स को मिनिमाइज़ करें. अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस. इम्प्योरिटीज़ बेसिकली हमने पढ़ लिया है. अभी हम जो नेक्स्ट देखेंगे, देखो, फार्माकोपियल सब्सटेंसेस से आशय ये है कि उन ड्रग सब्सटेंसेस और फार्मास्यूटिकल केमिकल्स हैं जिनकी क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इन सारी चीज़ों में डिसाइड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. अगर इनमें इम्प्योरिटीज़ हमारे डिसाइडेड लिमिटेशन से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगी तो वो मेडिसिन की क्वालिटी, उसकी एफिकेसी और पेशेंट की सेफ्टी पर बहुत सीवियर इम्पैक्ट डाल सकती है. तो फ़िलहाल हम कुछ इम्प्योरिटीज़ के इफ़ेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे. तो आपको इमेजेस में भी ध्यान से काफ़ी कुछ दिख जाएगा यहाँ पे.
ठीक है। अब इसमें शुद्धता में कमी या फिर रिडक्शन इन थेरापेटिक एफिकेसी, टॉक्सिक इफेक्ट, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है, ये सब देखेंगे। खैर, इसके बाद हम लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम इसे ही देख ले रहे हैं, रिडक्शन इन प्योरिटी। ठीक है, देखो अगर हम रिडक्शन इन प्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर होती है जब किसी ड्रग में अनवांटेड केमिकल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स या डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो उनकी प्योरिटी कम हो जाती है। मींस ड्रग अब 100% डिज़ायर्ड केमिकल नहीं रखती, बल्कि उसमें और बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस शामिल हो जाते हैं। प्योरिटी कम होने से फार्माकोपियल स्टैंडर्ड पूरे होते नहीं और ड्रग ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए हर एक फार्माकोपिया डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ की मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट भी डिसाइड करती है। ठीक है, अगला है रिडक्शन इन थेरापेटिक एफिकेसी। इम्प्योरिटीज़ मेडिसिन के थेरापेटिक एक्शन को कम कर सकती हैं जब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो इफ़ेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। कुछ इम्प्योरिटीज़ एपीआई के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसको इनएक्टिव भी बना देती हैं। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? पेशेंट की जो एक्सेप्टेड या जो उसकी उम्मीदें थी, अपेक्षित उसका ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल पाता। कभी कभी ट्रीटमेंट फेलियर भी हो सकता है और पेशेंट पूरी तरीके से कंट्रोल या ठीक नहीं हो पाता। इसके अलावा टॉक्सिक इफ़ेक्ट। अब बेसिकली कुछ इम्प्योरिटीज़ सीधे बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं। ये इम्प्योरिटीज़ बॉडी के अलग अलग पार्ट जैसे लीवर, किडनी, नर्वस सिस्टम और हार्ट को बेसिकली नुकसान पहुंचा सकती हैं। टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ का जो प्रभाव है उसकी मात्रा बेसिकली एक्सपोज़र की जो टाइमिंग है, पीरियड है और पेशेंट की हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। स्पेशली हैवी मेटल्स या फिर टॉक्सिक रेजिडुअल सॉल्वेंट्स और कुछ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे लेड, मरकरी, आर्सेनिक, बेंजीन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। कुछ इम्प्योरिटीज़ इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती हैं जिससे एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस डेवलप हो सकती हैं। ये रिएक्शंस हल्की भी हो सकती हैं और बहुत गंभीर भी। एलर्जिक रिएक्शंस उन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती हैं जिनका इम्यून सिस्टम किसी स्पेशल इम्प्योरिटी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। कॉमन सिम्टम जैसे स्किन रैश, इचिंग वगैरह, अर्टिकारिया, रेडनेस, स्वेलिंग, सांस लेने में दिक्कत, एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाला प्रभाव। कुछ इम्प्योरिटीज़ लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रहने पर कैंसर भी क्रिएट कर सकती हैं। ऐसी इम्प्योरिटीज़ को कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। बेसिकली ये बॉडी के सेल्स में एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, मतलब एबनॉर्मल वृद्धि को बढ़ावा देते हैं जिससे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स विकसित हो सकते हैं। कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटीज़ का जो प्रभाव है ये नॉर्मली तुरंत दिखाई नहीं देता है, बल्कि कई सालों तक लगातार एक्सपोजर के बाद ही ये डेवलप होता है। जैसे बेंजीन, नाइट्रोस अमीन्स, सर्टेन एरोमेटिक अमीन्स, बहुत सारी चीज़ें। इसी वजह से इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज़ कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटीज़ के लिए बहुत कम परमिसेबल लिमिट्स को डिसाइड करती हैं। इसके अलावा म्यूटाजेनिक इम्प्योरिटीज़ डीएनए या जीन्स में स्थायी म्यूटेशन क्रिएट करती हैं। डीएनए म्यूटेशन के वजह से नई एबनॉर्मल सेल्स बन सकती हैं जिससे आगे चल के कैंसर, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। बेसिकली म्यूटाजेनिसिटी स्पेशल रूप से उन इम्प्योरिटीज़ में देखी जाती है जो डीएनए के साथ केमिकल इंटरेक्शन करती हैं। एग्जांपल नाइट्रोआइसोमीन्स, अल्कालाइटिंग एजेंट्स, सर्टेन एपॉक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूस्ड स्टेबिलिटी, स्थिरता में कमी। इम्प्योरिटीज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की केमिकल और बेसिकली फिजिकल स्टेबिलिटी को कम कर देती हैं। कई इम्प्योरिटीज़ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस और
अदर डिग्रेडेशन रिएक्शंस को एक्सेलरेट करती हैं। जब ड्रग अनस्टेबल हो जाती है तो टाइम के साथ उसकी पोटेंसी कम हो जाती है और वो एक्सपायरी से पहले ही ख़राब हो सकती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ड्रग डिग्रेडेशन, पोटेंसी लॉस, कलर चेंज, बैड ओडर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे विटामिन सी टैबलेट्स में मॉइस्चर आने पर ऑक्सीडेशन बहुत तेज़ी से होती है, इससे पोटेंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट है चेंजेस इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इम्प्योरिटीज़ केवल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के फिज़िकल अपीयरेंस को भी प्रभावित करती हैं। फिज़िकल चेंजेस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का एक इम्पॉर्टेंट साइन हो सकते हैं, जैसे कि कलर चेंज, टेस्ट चेंज, ओडर डेवलपमेंट, क्रिस्टल फॉर्मेशन, टर्बिडिटी, प्रेसिपिटेशन, हार्डनेस चेंज, सॉफ्टनिंग ऑफ टैबलेट्स, केकिंग ऑफ पाउडर, ये सारी चीज़ें। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की वजह से हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स में कई बार लम्प्स मतलब कि गांठें बन जाती हैं, तो ये भी। इंटरफेरेंस विद एनालिटिकल टेस्टिंग। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में ड्रग की प्योरिटी, एसे और आइडेंटिफिकेशन की या आइडेंटिटी की जांच बहुत सारे एनालिटिकल मेथड के थ्रू की जाती है। अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो इन टेस्ट में इंटरफेरेंस उत्पन्न कर सकती है। तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स गलत रीडिंग दे सकते हैं, जिससे ड्रग के वास्तविक क्वालिटी का सही आकलन नहीं हो पाता है। तो इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, इनकरेक्ट एसे वैल्यू, डिफ़िकल्ट इन आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा माइक्रोबियल स्पॉयलेज मीन्स सूक्ष्म जीवों की वजह से दवा का ख़राब होना। अगर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट या मोल्ड्स एंटर कर जाएं तो ड्रग को ख़राब कर सकते हैं। स्पेशली सिरप, क्रीम, ऑइंटमेंट, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो माइक्रोबियल ग्रोथ से ड्रग की क्वालिटी बहुत तेज़ी से ख़राब हो सकती है और पेशेंट में इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इफ़ेक्ट जैसे कि फूल स्मेल, गैस का फॉर्मेशन, डिसकलरेशन, टर्बिडिटी, प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन, रिड्यूस शेल्फ लाइफ, फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो प्रिजर्वेटिव कमी होने पर सिरप में जैसे कि फंगल ग्रोथ कई बार डेवलप हो जाती है। आखिरी है रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स नियामक और आर्थिक परिणाम। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फार्माकोपियल इम्प्योरिटीज़ लिमिट को पूरा नहीं करता तो उसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। ऐसी कंडीशन में मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट रिकॉल मीन्स उसको वापस मंगाना पड़ता है, लीगल एक्शन और बहुत सारा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है और पेशेंट का जो भरोसा है उस ड्रग के लिए वो भी ख़त्म हो सकता है। तो रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, जैसे कि बैच रिजेक्शन, प्रोडक्ट रिकॉल, सस्पेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, या फिर रेगुलेटरी वार्निंग लेटर्स, जीएमपी इंस्पेक्शन में फ़ेल हो जाना, लीगल पेनल्टीज़, बहुत सारी चीज़ें। इकोनॉमिक लॉस क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल लॉस, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट लॉन्च होने में डिले हो जाना, लॉस ऑफ मार्केट रेपुटेशन, बहुत कुछ। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी टैबलेट बैच में हैवी मेटल्स या नाइट्रोआइसोमीन इम्प्योरिटीज़ ज़रूरत से क्वांटिटी में ज़्यादा पाई जाती है, लिमिट ज़्यादा पाई जाती है, तो पूरा बैच मार्केट से वापस मंगवाया जा सकता है, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल। तो इसमें हमने इम्प्योरिटीज़ केवल ड्रग की प्योरिटी को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि उसकी थेरापेटिक एफिकेसी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, फिज़िकल क्वालिटी और रेगुलेटरी एक्सेप्टेबिलिटी पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इम्प्योरिटीज़ की पहचान, उनकी मात्रा का नियंत्रण और जो भी फार्माकोपियल लिमिट्स हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक दवा को बहुत सेफ़, इफ़ेक्टिव और हाई क्वालिटी वाली हम मान सकें। तो ओवरऑल हमने जो भी सारी चीज़ें थी रिलेटेड इसमें इम्प्योरिटीज़ के रिगार्डिंग उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह देख लिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं।
एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेस्ट है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कौन कौन से लिमिट टेस्ट हमें करने चाहिए, सारी कैसी कैसी चीज़ें हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इस क्लास को यहीं से रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास।